नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। सरकार के खिलाफ संसद से विजय चौक तक विपक्षी दलों ने पैदल मार्च किया। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस मार्च से राहुल गांधी और शशि थरूर पैदल मार्च में शामिल हुए। राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और सदन के सांसदों के साथ बदसलूकी होने की बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाया गया और सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 60% लोगों की आवाज दबाई जा रही है। हमने सरकार से पेगासस मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही। किसानों और महंगाई का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने संसद में विपक्ष की आवाज को अनसुना किया। इससे पहले केंद्र के खिलाफ रणनीति को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की। यह मीटिंग राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में हुई। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद कुछ महिला सुरक्षा कर्मियों ने विपक्ष के महिला सदस्यों के साथ धक्का मुक्की की और उनका अपमान किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के कई अन्य दिग्गज नेताओं का ट्विटर अकाउंट लॉक हो गया है। पार्टी का आरोप है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव समेत कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक हो गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस ने फेसबुक पर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस ने लिखा है कि जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हम तब नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या डरेंगे। हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक यात्री बस और 2 कार मलबे में दब गई हैं। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 50 से 60 लोगों के दबे होने की आशंका है। बीते दिन से ही कई एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बस का मलबा भी मिल गया है। करीब 14 लोगों को बचाया गया है, लेकिन अभी भी कई लोगों की तलाश जारी है। आईटीबीपी की 3 कंपनियां अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अब ड्रोन की मदद ली जा रही है। हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ में 40 ऑनलाइन सॉइल टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। करनाल समेत सभी जिलों में 5 करोड़ 32 लाख की लागत से सॉइल टेस्टिंग लैब शुरू की गई। करनाल में जिला सचिवालय परिसर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। हरियाणा के लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को केराटोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत वाले लोगों को पता लगाने के लिए कहा। एक सर्वेक्षण करने के लिए उनके अनुसार उनका इलाज करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में स्कूलों में आंखों के भेंगेपन से पीड़ित बच्चों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा, ताकि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उनका भी इलाज किया जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा की 7वीं जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य के कोविड प्रबंधन मॉडल से प्रभावित होकर थाईलैंड सरकार इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से संपर्क में है। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है कि उनके निर्देशानुसार दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम में विस्तार के लिए प्रदेश के सभी 22 जिलों में नेत्र बैंक स्थापित किए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्योगपतियों को संबोधित किया। भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक 2021 के सत्र की बैठक हुई।
जिसमें सीएम मनोहर लाल ने प्रसिद्ध उद्योगपतियों के साथ साथ उत्तरी क्षेत्र और हरियाणा के सीआईआई पदाधिकारियों को संबोधित किया। उद्योगपतियों द्वारा 25 सालों का विजन के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्थाएं तैयार कर रही है, जिससे हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग के तौर पर भी तेजी से आगे बढ़ेगा, ताकि प्रदेश के लोगों का जीवन आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ सुखमय से होगा। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में हरियाणा सरकार के अदा की जाने वाली भूमिका को रूपरेखा सीएम की जानकारी मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा के विश्व मानचित्र पर निवेश के लिए सबसे उपयुक्त गंतव्य के रूप में पहचान बनाना है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए पसंदीदा निवेश स्थलों में से एक बना हुआ है और उभर रहा है। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फील्ड में तैनात खनन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मिनरल डीलर लाइसेंस जारी करने से पहले अच्छी तरह से साइट का सत्यापन और जांच की जाए। मूलचंद शर्मा ने माइनिंग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें फील्ड में तैनात स्टाफ को होने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई। मूलचंद शर्मा ने माइनिंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्रशर प्लांट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर रिकॉर्डिंग चेक करने के दौरान किसी भी प्लांट का कैमरा बंद किया जाता है तो तुरंत उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। उन्होंने हिदायत दी है कि राजस्थान की तरफ से महेंद्रगढ़ के कच्चे रास्तों को बंद किया जाए और क्रशरों के खिलाफ भी इस बात को लेकर सख्ती की जाए कि वह वहां से आने वाला माल लेना बंद करें। मूलचंद शर्मा ने कहा कि खनन ठेकेदारों की तरफ से बकाया राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए। अवैध माइनिंग की चेकिंग के दौरान जिला उपायुक्त से बात करके वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों से भी ड्यूटी लगाई जाए। हरियाणा सरकार ने अधिनियमों में पंजाब शब्द की जगह हरियाणा संशोधित करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है, जिसमें सभी सचिवों और विभागाध्यक्षों को 31 अगस्त तक संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को लंबित फाइलों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी अपने अपने दफ्तर में लंबित फाइलों को जल्द से जल्द क्लियर करें। अनिल विज ने कहा कि मैं सभी अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि ठीक हो जाए, नहीं तो हमें ठीक करना आता है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब मैं खुद ऑक्सीजन लगाकर अपने दफ्तर में बैठकर काम कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 41,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,20,00,000 के पार। देश में एक दिन में 491 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में अब 3 लाख के पार एक्टिव केस मौजूद। केरला में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,500 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 116 मरीजों की मौत हो चुकी है और केरल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,826 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 33 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक में 22,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पिछले 5 दिनों में करीब 250 बच्चों को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। ये आंकड़े बेंगलुरु महानगर पालिका की ओर से जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,560 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 163 मरीजों ने जान गंवा दी। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 64,570। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 47 मरीज रिकवर भी हुए हैं और दिल्ली में अब भी 494 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 16 नए मामले। एक मरीज ने गंवाई अपनी जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000 के पार। हरियाणा सरकार की ओर से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल कोरोना गाइडलाइन के तहत खोल दिए गए हैं, जबकि 1ली से 5वीं तक के स्कूलों को खोलने की तैयारी जारी है। स्कूल में पहुंच रहे बच्चे बिना मास्क और बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के दिखाई दिए। स्कूल की क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के धीमे पड़ने के बाद कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने शुरू हो गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में नए एकेडमिक सत्र की शुरुआत हो जाएगी। एकेडमिक सत्र शुरू होने से पहले सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 9 नए कोर्स शुरू करने जा रहा है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर प्रोफेसर मलिक ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है कि नई शिक्षा नीति के तहत इन सभी कोर्स की समय अवधि डिग्री के लिए 4 वर्ष होगी।
भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी और हरियाणा की बेटियां ओलंपिक में अपने जौहर दिखाने के बाद अब घर वापस लौट चुकी हैं। हॉकी टीम में शामिल शाहबाद की 3 बेटियों का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बेटियों को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सबसे पहले तीनों खिलाड़ी कप्तान रानी रामपाल के घर पहुंचे, जहां पर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान टीम की कप्तान रानी रामपाल ने कहा कि ऐसा स्वागत देखकर बहुत खुशी मिली, लेकिन मेडल नहीं ला पाए, इसका गम हमेशा रहेगा। देश के प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की, जिससे उन्हें हौसला मिला। नवजोत ने कहा कि पिता ने घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए भी खिलाया, जिसकी वजह से इस मुकाम पर पहुंची हूं। देश की सभी बेटियों से यही अपील है कि जो भी करें दिल लगाकर करें। अमृतसर में भारतीय हॉकी टीम का स्वागत किया गया। प्रशासन ने अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 13 अगस्त को ओलंपिक में खेलकर वापस लौटे खिलाड़ियों से पंचकुला में मुलाकात करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने ओएसडी गजेंद्र फोगाट ने सोनीपत में हुए कार्यक्रम के दौरान दी है। गजेंद्र फोगाट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। नगद इनाम के साथ उनके लिए सरकारी नौकरी की घोषणा भी की। सरकार की श्रेष्ठ खेल नीति और खिलाड़ियों की मेहनत की बदौलत आज हरियाणा पूरे देश का मान बन गया है। गजेंद्र फोगाट सोनीपत के राय में हरियाणा तीज पर किए गए कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। भिवानी की टूटी सड़कों से परेशान लोगों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सड़क न बनने के कारण उन्हें काफी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क टूटी होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं और ट्रैफिक की भी समस्या बनी रहती है। फतेहाबाद में एम्बुलेंस ड्राइवर भर्ती के फॉर्म देने पहुंचे लोगों ने किया हंगामा। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी अपने लोगों की भर्ती करवाना चाहते हैं। लोगों का आरोप है कि पहले चहेतों के फॉर्म ले लिए गए, उसके बाद नोटिस बोर्ड लगा दिया गया, जिसके बाद फॉर्म जमा कराने आए लोगों को हंगामा किया लोगों ने। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। ड्राइवर भर्ती को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन ने प्रदेश में 564 ड्राइवरों की भर्ती निकाली। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक बुजुर्ग के साथ ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें एक किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बल्लभगढ़ के एक कारोबारी से बांग्लादेश और लंदन के नंबरों से फोन करके 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। पैसे न देने पर कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन फोन करने वाले का भी सुराग नहीं मिला। चरखी दादरी के गांव जगरा अंबास में पानी के बोरिंग के मशीन खराब होने से गांव 2 सप्ताह से पेयजल संकट से जूझ रहा है। महिलाओं और गांव वालों को खाली मटकों के साथ प्रदर्शन किया। गांव वालों ने पानी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि वह कई बार जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने समस्या का जल्द समाधान नहीं किया तो उपमंडल कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। सोना में हर साल लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी बंदरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन का उदासीन रवैया अब लोगों पर भारी पड़ रहा है। बंदरों ने 13 साल के बच्ची को घर में घुसकर घायल कर दिया है, जिसे सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोगों का कहना है कि बंदरों ने उत्पात की वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं और एक की मौत भी हो चुकी है। मामले पर नगर परिषद का कहना है कि बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर निकाला गया है और धीरे धीरे बंदरों को एजेंसी के जरिए पकड़ा जा रहा है। बीते 1 अगस्त को दिल्ली में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में पूरा देश विरोध कर रहा है। जुलाना के मजदूर संगठनों ने रेलवे स्टेशन से लेकर तहसील कार्यालय तक एक जुलूस प्रदर्शन निकाला। संगठन की मांग है कि आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। संगठन का कहना है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द सजा दिलाई जाएगी। मांग को लेकर संगठन ने तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। भिवानी के गांव जमालपुर में ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए। एक घायल को रोहतक पीजीआई लाया गया। 2 घायलों का नागरिक अस्पताल में इलाज जारी है। करनाल में स्टेट विजिलेंस की टीम ने 5000 की रिश्वत लेते हुए महिला पटवारी और कानूनगो को और उसके दलाल को रंगे हाथों काबू किया। मुसौली गांव का किसान का अपने भाई और परिवार के साथ विवाद चल रहा था। मामले में किसान को अपने खेत के निरीक्षण रिपोर्ट को कोर्ट में जमा करवाना था।
भूमि की पैमाइश और निरीक्षण रिपोर्ट बनवाने के लिए किसान पटवारी और कानूनगो से मिला और रिपोर्ट बनवाई और रिपोर्ट को जारी करने के एवज में पटवारी और कानूनगो ने 5,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की। गुलाचिका में तेज रफ्तार में आ रहे डंपर चालकों ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। गंभीर अवस्था में युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कैथल में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर चाइनीज मांझा से चीका निवासी युवक की गर्दन कट गई है। युवक की गर्दन के अंदर तक मांझा घुस गया। कैथल के ओवरब्रिज के ऊपर से दर्दनाक हादसा हुआ है। युवक ज्यादा खून बहने के चलते चंडीगढ़ रेफर किया गया। सिरसा जेल की बैरक नंबर 12 से कैदी से गांजा, नशीली गोलियां और एक जला हुआ मोबाइल बरामद किया गया है। टोहाना में सीआईए स्टाफ पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति से 2 अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस सहित काबू किया है। रोहतक के कंसला गांव में शराब ठेके के पास चिकन कॉर्नर पर गोलीबारी हुई है। फायरिंग में चिकन कॉर्नर संचालक की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। नांगल चौधरी में बीजेपी की ओर से शहीदों के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा नायनगांव के शहीद की समाधि से शुरू होकर असरावास शहीद की मूर्ति तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा स्थानीय विधायक अभय सिंह यादव की अगुवाई में निकाली गई। साथ में जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा यात्रा में मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के समापन पर विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं को आभार जताया है और बोले हैं कि आने वाली 17 तारीख को गोद बहाला में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव की होने वाली रैली का नियंत्रण भी होगा। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव सहित कई बड़े किसान नेता 29 अगस्त को अनाज मंडी नूह में पंचायत करेंगे। इस पंचायत में मेवात जिले के हजारों लोग मौजूद रहेंगे, जिनमें बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी लोग शामिल होंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में अभियान के दौरान अनुशासनहीनता के लिए स्टार पहलवान विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। टोक्यो खेलों में क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हुई विनेश को नोटिस का जवाब देने के लिए 16 अगस्त का समय दिया गया। इसी के साथ युवा पहलवान सोनम मलिक पर भी अनुशासनहीनता करने के आरोप लगे हैं और उन्हें भी महासंघ ने नोटिस जारी किया है। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी काटने का अंधा खेल लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए बीजेपी हो या कांग्रेस सभी पार्टियों के नेता अवैध कॉलोनी काटने का खेल कर रही हैं। गुरुग्राम शहर में कई जगह पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। साथ ही इन कॉलोनियों में बनने वाले मकानों की रजिस्ट्रियां भी धड़ल्ले से करवाई जा रही हैं। विभाग के इन्फोर्समेंट अधिकारी आरएस बाट ने बताया है कि पूर्व बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल से लेकर सीनियर डिप्टी मेयर के पति और पूर्व पार्षद गजय सिंह कबलाना के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर अवैध कॉलोनियों को जमीनों-जब्त किया गया है। सीनियर डिप्टी मेयर के पति और पूर्व पार्षद समेत 20 लोगों के खिलाफ सेक्टर 65 थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।